नमस्कार, आरबी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसमें कर्नाटक युद्ध, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, कर्नाटक युद्ध हुए थे, यानी कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य हुए थे। ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, या फिर अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के मध्य भारत में अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर कर्नाटक के क्षेत्र में जो संघर्ष हुए, उसे ही इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में कर्नाटक के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक तथा तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया। हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। इस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया, जबकि अंग्रेजों ने अमेरिका में फ्रांसीसी बस्ती लुइसबर्ग को वापस फ्रांस को लौटा दिया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, सेंट टोमे का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। ऑप्शन दिया गया है अंग्रेज और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब, अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब के बीच में। देखिए, सेंट टोमे या अडयार का युद्ध कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना, जो कि महफूज खां के नेतृत्व में था, और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना विजयी रही और नवाब पराजित हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। 4 में पूछा गया कि दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया पांडिचेरी की संधि, एक्सला-शापेल की संधि, पेरिस की संधि, या फिर मंगलौर की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडिचेरी की संधि। देखिए, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 के मध्य हुआ था, का कारण हैदराबाद व कर्नाटक के क्षेत्र में हो रहे उत्तराधिकारी के संघर्ष में दोनों कंपनियों का शामिल हो जाना था। दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही आम्बूर का प्रसिद्ध युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ, जिसमें कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, तीसरे कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में उत्तराधिकारी का संघर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। इस युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया, जबकि इंग्लैंड ने प्रसा का पक्ष लिया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। 6 में पूछा गया कि तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया मद्रास की संधि, पेरिस की संधि, एक्सला-शापेल की संधि, या फिर पांडिचेरी की संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस की संधि। देखिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, फ्रांसीसी दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की सेना शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या फिर पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की सेना शक्तिशाली थी, जिसके कारण फ्रांसीसी दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में सफल नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था। ऑप्शन दिया गया अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कारणों की वजह से भारत में फ्रांसीसियों का पतन हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं।
9 में पूछा गया कि बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। ऑप्शन दिया गया मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सरफराज खान या फिर सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुर्शिद कुली खान। देखिए, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में नियुक्त किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में प्रायोगिक रूप से स्वतंत्र हो गया था। मुर्शिद कुली खान ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया। उसने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी ऋण प्रदान किए तथा इजारदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। इसने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। 10 में पूछा गया कि बंगाल की राजधानी को किसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। ऑप्शन दिया गया है सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान या फिर शुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुर्शिद कुली खान। देखिए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में ढाका के स्थान पर मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। उसका एक नया नाम मुर्शिदाबाद रखा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। 11 में पूछा गया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था। ऑप्शन दिया गया मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, शुजाउद्दीन या फिर सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, मुर्शिद कुली खान। हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में पूछा गया कि कलकत्ता स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती क्या थी, कौन थी। ऑप्शन दिया गया कासिम बाजार, हुगली, चटगांव या फिर मुर्शिदाबाद। तो इसका राइट आंसर बी होगा, हुगली। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। 13 में पूछा गया कि बिहार का नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में किसे पराजित कर बंगाल का नवाब बना। ऑप्शन दिया गया शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सरफराज खान। देखिए, नवाब अलीवर्दी खान मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार तथा ओडिशा तीनों प्रांतों का सूबेदार था। वह 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर बंगाल का नवाब बना। इसके समय में अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। 14 में पूछा गया है बंगाल का वह नवाब कौन था जिसने मराठों के साथ संधि की और चौथ के रूप में उन्हें वार्षिक नजराना देना स्वीकार किया और उड़ीसा के एक भाग का लगान भी उनको समर्पित कर दिया। ऑप्शन दिया गया अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीवर्दी खान। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। 15 में पूछा गया है कि नवाब अलीवर्दी खान का यह प्रसिद्ध कथन किसके बारे में कहा गया कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। ऑप्शन दिया गया मराठों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजों। नवाब अलीवर्दी खान का कहना था कि यदि अंग्रेजों को न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। इसके अलावा अलीवर्दी खान ने अपनी मृत्यु से पूर्व सिराजुद्दौला को यह सलाह दी थी कि वह अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास न करें और जैसे ही मौका मिले उन्हें बंगाल से निकाल दें। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है बंगाल के नवाब अलीवर्दी का उत्तराधिकारी कौन हुआ। ऑप्शन दिया गया सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, सिराजुद्दौला। देखिए, अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बेटी का बेटा था। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया है सिराजुद्दौला के कलकत्ता आक्रमण के समय वहाँ का गवर्नर कौन था। ऑप्शन दिया गया रोजर ड्रेक, हालवेल, हायरकुट या फिर मैथ्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, रोजर ड्रेक। देखिए, सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेजों के साथ उसके संघर्ष प्रारंभ हो गए। अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने उनके विरुद्ध एक अभियान कर 1756 में कलकत्ता को घेर लिया। कलकत्ता को जीत लिया गया और उसका एक नया नाम अलीनगर रखा गया। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। 18 में पूछा गया कि ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना किसे कहा गया। ऑप्शन दिया गया एक अंधकार कोठरी में कुछ अंग्रेजों की गोली मारकर हत्या, एक कोठरी में बंदी बनाए गए 146 अंग्रेज स्त्रियों, बच्चों एवं पुरुषों में तेज को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो जाना, अंधेरी रात में नवाब एवं अंग्रेजों के बीच होने वाला एक नरसंहार युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक कोठरी में बंदी बनाए गए 146 अंग्रेज स्त्रियों, बच्चों एवं पुरुषों में तेज को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो जाना। देखिए, नवाब द्वारा कलकत्ता अभियान के दौरान ही काल कोठरी की घटना हुई। इसमें 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में 20 जून 1756 ईस्वी को कैद कर रख दिया गया था, जिसमें अगले दिन 21 जून को 23 को छोड़कर शेष की मृत्यु हो गई थी। बचे हुए लोगों में से एक जेड हालवेल था जिसने इस घटना को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराई। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है
1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? ऑप्शन दिया गया वाटसन, बुशी, रोजर ड्रेक या फिर आयरकूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन। देखिए, कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए एक थल सेना क्लाइव व मेजर क्लीपैट्रिक के नेतृत्व में तथा एक जल सेना वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता भेजा गया। कलकत्ता पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया और नवाब के साथ एक संधि द्वारा, जिसे कि अलीनगर की संधि कहा जाता है, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अपनी सारी मांगें मनवा ली। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। 20 में पूछा गया है कि फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को किसके हाथों में देकर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया? ऑप्शन दिया गया माणिक चंद, जगत सेठ, शौकतगंज या फिर मीर जाफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माणिक चंद। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ऑप्शन दिया गया प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर कर्नाटक का युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्लासी का युद्ध। देखिए, प्लासी के युद्ध का एक असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। 22 में पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? ऑप्शन दिया गया है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब के मध्य या फिर फ्रांसीसियों और अवध के शासक के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। देखिए, प्लासी बंगाल में नादिया जिले में स्थित है। प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के स्थानीय विरोधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफर भी अंग्रेजों से मिल गया। केवल मीर मदान और मोहन लाल ने ही इस युद्ध में नवाब का साथ दिया। अगर हम लोग बात करें नवाब के स्थानीय विरोधियों की, तो इसमें प्रमुख रूप से मीर जाफर जो कि मीर बख्शी के पद पर था, मानिक चंद जो कलकत्ता का अधिकारी था, अमीन चंद जो कि एक धनी व्यापारी था, जगत सेठ जो कि बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, इसके अलावा खादिम खान जिसकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था, और नवाब की मौसी घसीटी बेगम शामिल थे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारन हेस्टिंग्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। इसमें पूछा गया है प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन दिया गया मीर मदान, मीर जाफर, मीर अली या फिर मोहन लाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मीर जाफर। देखिए, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर नवाब का मुख्य सेनापति था, लेकिन उसने अंग्रेजों का साथ दिया। युद्ध के दौरान ही मीर जाफर के पुत्र मीरन बहादुर के हाथों सिराजुद्दौला मारा गया। युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस बंगाली कवि ने लिखा था प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? ऑप्शन दिया गया नवीन चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा नवीन चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। 26 में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध एक सौदा है। प्लासी का युद्ध एक ऐसा सौदा है जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया डॉक्टर दत्त, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, के.एम. पनिक्कर या फिर अल्फ्रेड लायल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के.एम. पनिक्कर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में अंग्रेजों द्वारा जीता गया दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध कौन था? ऑप्शन दिया गया है वेदरा का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेदरा का युद्ध। देखिए, नवाब बनने के बाद मीर जाफर कालांतर में धीरे धीरे अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र से तंग आ गया और उसने चिनसुरा स्थित डचों की फैक्ट्री के प्रतिनिधियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों को जब यह पता चला तो सर्वप्रथम 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन दिया गया मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर अलीवर्दी खां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीर कासिम। देखिए, मीर जाफर के बाद 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के बाद बने बंगाल के नवाबों में वो सबसे योग्य था। अंग्रेजों के प्रभाव से वह स्वयं को मुक्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग।
29 में पूछा गया कि अंग्रेजी फ़ौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दोगुना दिया गया। ऑप्शन दिया गया मीर जाफ़र, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला या फिर क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर जाफ़र। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी तथा कंपनी की सेना को अतिरिक्त भत्ता दिया। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 30। इसमें पूछा गया है बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड हार्डिंग, चार्ल्स नेपियर, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स नेपियर। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर सभी प्रकार के व्यापारियों को एक समान स्तर पर ला दिया? ऑप्शन दिया गया अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर मीर जाफ़र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर कासिम। देखिए, मीर कासिम ने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग से तंग आकर एक बड़ा कदम उठाया और उसने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के महसूल यानी कि कर समाप्त कर दिए। यह सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी था, यानी कि अब कोई भी भारतीय व्यापारी बिना टैक्स दिए आराम से व्यापार कर सकता था। चलिए, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। मीर कासिम ने निम्न में से किसके साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया? ऑप्शन दिया गया शुजाउद्दौला और आलमगीर द्वितीय, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। देखिए, मीर कासिम को 1763 ईस्वी में नवाब के पद से हटा दिया गया। तब वह अवध गया, जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया और एक त्रिगुट का निर्माण किया। प्रश्न संख्या हम लोग 33 देखते हैं। 33 में पूछा गया है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन दिया गया 6 अक्टूबर 1764, 10 अक्टूबर 1764, 18 अक्टूबर 1764 या फिर 22 अक्टूबर 1764। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 22 अक्टूबर 1764। देखिए, बक्सर का युद्ध त्रिगुट, जिसमें बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला शामिल थे तथा अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। 34 में पूछा गया है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या फिर आयरकूट। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर डी होगा, शाह आलम द्वितीय बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कब भारत वापस आया? ऑप्शन दिया गया 1764, 1765, 1766 या फिर 1767। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1765। देखिए, प्लासी युद्ध के बाद 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव भारत से वापस चला गया था। 1765 ईस्वी में वो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। किस संधि के द्वारा बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन दिया गया पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, अलीनगर की संधि या फिर इलाहाबाद की संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद की संधि। देखिए, बक्सर युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की 2 संधियां होती है, जिसमें पहली संधि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के साथ 12 अगस्त 1765 में तथा दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त 1765 में की थी। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। 38 में पूछा गया है कि क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि की शर्तों में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? ऑप्शन दिया गया है मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। एक फरमान द्वारा मुगल बादशाह ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत का नवाब स्वीकार कर लिया। या अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपया देना निश्चित किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। चलिए, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होने वाले इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में क्या शामिल था? ऑप्शन दिया गया है अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को दे दिया। अवध के नवाब ने कंपनी को युद्ध के हट जाने की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये देने का वचन दिया। नवाब बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में प्रदान करेगा तथा चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को सौंपेगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। 40 में पूछा गया है
अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन दिया गया अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर नजमुद्दौला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नजमुद्दौला। देखिए 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की प्रथम संधि पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया था। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? ऑप्शन दिया गया है 1761, 1765, 1768, 78 या फिर 1781। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1765। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, मुनरो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए बक्सर युद्ध के बाद जब 1765 ईस्वी में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया तो उसने यहाँ एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवान थी तथा नवाब नाजिम था। दीवान के रूप में कंपनी सीधे राजस्व वसूलने लगी, जबकि प्रशासन का दायित्व नवाब तथा उसके पदाधिकारियों पर था। इसमें नवाब के पास जिम्मेदारियाँ तो थी लेकिन उसके पास अधिकार नहीं थे। इस द्वैध व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया। बता दें कि द्वैध शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लियो कार्टियस ने किया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछा गया कि 1765 में बंगाल में लागू द्वैध शासन प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या थी? ऑप्शन दिया गया इससे दस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन होता था, इसमें कंपनी के पास अधिकार थे परंतु जिम्मेदारी नहीं, और नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन अधिकार नहीं। इसके प्रावधान अस्पष्ट होने के कारण इसकी अलग अलग व्याख्या होती रही। इस शासन प्रणाली ने भारत में शासन की एक आदर्श व्यवस्था की नींव रखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस द्वैध प्रणाली में कंपनी के पास अधिकार थे परंतु जिम्मेदारी नहीं, और नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन अधिकार नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? ऑप्शन दिया गया है अमीन चंद, माणिक चंद, रायदुल्ला या राजा सिताब राय। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा सिताब राय। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कर्नल क्लाइव का गदा की संज्ञा किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर नजमुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गदा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को किसने डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? ऑप्शन दिया गया है जदुनाथ सरकार, के एम पनिक्कर, ताराचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के एम पनिक्कर। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में कर्नाटक के युद्ध, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।